मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। मैं स्नेहा त्रिपाठी। पार्ट 2 में आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद होने के महत्वपूर्ण कारकों का। तो ज़रूरी है कि यूरोप में राष्ट्रवाद अगर हुआ तो उसका महत्वपूर्ण कारक क्या था। तो पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा? अगर देखा तो समझा क्या? क्योंकि समझना तो बहुत ज़रूरी है और चीज़ें समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस वजह से चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। तो अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिससे आपको एक छोटा इंट्रो मिलेगा। पार्ट 2 देखने के लिए आपको हेल्प भी मिलेगी और समझ में भी चीज़ें आएंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो अब हम इसमें देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर रहा होगा उस टाइम पर कि ये होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि डेवलपमेंट तभी होता है जब पुरानी चीज़ों को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा ना, जिसकी वजह से हम दबते जा रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और बहुत ज़रूरी होता है कि हम आगे बढ़ें, नहीं तो हमारी पहचान, हम कोई वैल्यू नहीं रह जाता, दबते ही चले जाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद जब हुआ तो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, जो किंगडम्स थे, राजा चलाते थे, कर लेते थे प्रजा से, वो उनका जो चला आ रहा था चीज़ें डचियों और कैंटनों में, वो सब विभाजित हो गया। मतलब जो जर्मनी और इटली और स्विट्ज़रलैंड था वो 18वीं शताब्दी में ये सब चीज़ें बंटने लगी। शासकों प्रदेशों का निर्माण करने लगे, स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण इन लोगों ने किया, अपना अपना एक जनसमूह बना के चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। सामूहिक पहचान या एक आम सांस्कृतिक साझा नहीं की। मतलब जो एक ग्रुप में चीज़ें थी, एक दूसरे से कनेक्ट होना, संस्कृति से कनेक्ट होना, ये सब चीज़ें कम होने लगी। वो साझा नहीं करी गई, वो एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ उनका। तो ये एक चीज़ें थी जिसके वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। अब महत्वपूर्ण कारक क्या थे, क्योंकि वजह जो होती है वो सबसे ज़रूरी होता है जानना, जो चीज़ें हुई, क्योंकि बिना वजह के तो कोई चीज़ें नहीं होती। तो कारक क्या थे? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके महत्वपूर्ण कारक क्या थे? तो पहले हम पॉइंट्स देखेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको एलैबोरेट करेंगे, इसको समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को लेके सारी चीज़ें समझेंगे। तो इसके पॉइंट हैं, जो पहला कारक था नए माध्यम वर्ग का उदय। मतलब जो मिडिल क्लास था उसका उदय हुआ, क्योंकि लोअर क्लास और अपर क्लास और मिडिल क्लास ये 3 क्लास होते हैं। तो लोअर और अपर जो होता है वो हमेशा लोअर वाले के ऊपर धौंस जमाता है, अपनी रेपुटेशन बनाए रखता है। और जो लोअर क्लास होती है उसका कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाला, एक मजदूर वाला ही वर्ग होता है। तो इन सबको हटा के एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ यूरोप के राष्ट्रवाद में, जो इसका महत्वपूर्ण कारक था। जो दूसरा पॉइंट है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। उदारवाद अगर देखें तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी। मतलब कुछ ना कुछ तो आइडिया ऐसा लिया गया होगा जिसके वजह से चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि चेंजेस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हर बार कह रही हूँ, क्योंकि यूरोप में जब राष्ट्रवाद हो या फिर एक राष्ट्रवाद या फिर कोई भी चीज़ें जब हम स्टैंड लेते हैं, उस चीज़ों के बदलने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे जो एक विचारधारा आती है वो एक उदारवाद की होती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक विचारधारा क्या होती है, क्योंकि ये भी तो जानना ज़रूरी है। हर चीज़ की एक विचार आती है।
अगर उदारवाद है तो वो भी एक विचार है, रूढ़िवाद है तो वो भी एक विचार है। तो ये विचारधारा आखिर है क्या? तो जो एक ये विचारधारा है, एक खास प्रकार का सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण है जो विचारों के समूह को प्रदर्शित करता है। तो इसको विचारधारा कहते हैं। मतलब जो सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर एक पर्टिकुलरली किसी समूह को इंगित करता है, वो एक विचारधारा होती है। थर्ड पॉइंट है रूढ़िवाद की नई भावना। रूढ़िवाद ये उदारवाद का अपोजिट होता है। रूढ़िवाद जो होता है, ये पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं, वो चेंज नहीं हो रही हैं, इंसान उसी में बंधा जा रहा है, उसको रूढ़िवाद कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो ये भावना थी उसकी चेंज होना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। फोर्थ पॉइंट है वियना की संधि। वियना में संधि हुई, ट्रीटी हुई, रीज़न तो ज़रूर होगा। वो रीज़न जिस वजह से वो हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण कारक था, जिसके वजह से इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे राजशाहियों का, किंगडम्स जो थे उनका क्या रोल था, नेपोलियन का क्या था, राज्य कैसे डिवाइड हुए और बहुत से पॉइंट्स। तो डोंट वरी, हम बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज जब चीज़ें लिखी जाती हैं ना तो आप एक्सप्लेन अच्छा कर लेते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई चीज़ लिखें या फिर कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी ऐसे पढ़ें या फिर कोई भी एक बहुत लेंदी टॉपिक पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री है तो बाकायदा रिटेन वर्क में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसको अपने हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट्स दे के चीज़ों को डिवाइड करें। जब आप चीज़ों को डिवाइडेड वे में पढ़ेंगे, समझ में आपको आएगा, मज़ा आएगा, आप एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपकी सारी चीज़ें पॉइंट वाइज में बनाई है, आप देख रहे होंगे। तो ये आप ट्राई करिए, आप भी ट्राई करिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण कारक का जो लास्ट पॉइंट है, क्रांतिकारियों का उदय। बेस्ट पॉइंट, क्रांतिकारियों का उदय हुआ, रीज़न क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, तभी क्रांतिकारियों को जागरूकता आई, उनकी विचारधारा चेंज हुई, उनके अंदर उदारवादी भावना आई, वो लोग चीज़ें चेंज करना चाहे, जिस वजह से चेंजेस आए, तो उनका उदय हुआ, मतलब वो उद्गम में आए, वो अपनी चीज़ों को बताए, क्रांति करे, क्रांति करके चीज़ों को चेंज करना चाहे। जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन, अचानक उत्पन्न होने वाली घटना होती है जिसके द्वारा सरकार या शासन में परिवर्तन लाया जाता है। जो चली आ रही है सरकार, अपनी चीज़ें चलाया जा रहा है, शासन बदल नहीं रहा है, लोगों के बारे में सोच नहीं रहा है, उनके बारे में हम क्वेश्चन उठाएंगे, परिवर्तन मांगेंगे, और परिवर्तन जब होगा वो क्रांति के हिसाब से होता है, क्रांति की वजह से होता है। तो ये महत्वपूर्ण कारक है। अब चलिए हम इसको इलैबोरेट करके समझते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मध्यम वर्ग का उदय था। तो मध्यम वर्ग का उदय जब हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि वो कुलीन वर्ग था ना, कुलीन वर्ग का जब चीज़ें चेंज हुई तभी तो वो मध्यम वर्ग हुआ। तो आप पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया है कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग का वर्ग। इसका सबसे इम्पोर्टेंट था प्रभावशाली वर्ग। कौन प्रभावशाली वर्ग हुआ? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग होता था। यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभावशाली वर्ग था, मतलब जो कुलीन वर्ग था ना, वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली वर्ग था। उसका प्रभावशाली होने का कारण भी था, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ों को हैंडल आउट कर रहा था, बट उनकी कोई नाम नहीं था, उनको कहीं जाना नहीं जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वो जो प्रभावशाली वर्ग था वो चेंज हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, वाणिज्य वर्गों का उद्भव, मतलब जो मार्केट्स थे, जो वाणिज्य था उसका उद्भव हुआ, वो चेंज होने लगे। बहुत सी चेंजें हुई, जैसे यूरोप के जो पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापारों में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ, मतलब जो अर्बन सिटीज थे
उनका विकास होने लगा और वाणिज्य वर्गों का उद्भव हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। विदाउट प्रोडक्शन तो कोई चीज़ होगी नहीं, तो बाजार के लिए जो उत्पादन हो रहा है वो चीज़ें बहुत उत्पादन पर आधारित थी। वाणिज्य वर्गों का इस वजह से उद्भव हुआ, चीज़ें चेंज हुई, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, शहरों का विकास हुआ, क्योंकि जब व्यापार में बढ़ोतरी होगी, औद्योगिक इकाइयों में बढ़ोतरी होगी, तभी तो एक अर्बन सिटी की ओर हम बढ़ेंगे। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, औद्योगिकरण के कारण। जो औद्योगिकरण था उसकी वजह से बहुत से चेंजेस हुए। औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, सेवा क्षेत्र के लोग हो गए, वो अस्तित्व में आने लगे। मतलब उन्होंने अपना अपना स्टैंड बाय लिया। उद्योगपति अपना काम करने लगे, सेवा क्षेत्र अपने काम करने लगे, लोग अस्तित्व में आने लगे, अपनी अपनी भूमिका निभाने लगे। श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, ये दोनों वर्क करने लगे, इनकी एक एक पहचान होने लगी। ये सब कारण था औद्योगिकीकरण का। कुलीन वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकार की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी की विचारधारा लोकप्रिय हुई। लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी में आने लगे, एक बॉन्ड बनने लगा, मिलकर काम करना, सबकी एक रेपुटेशन होना, ये सब जो था एक मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ उसके कारण से हुआ। तो ये यूरोप के राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो हम इसे देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, जो है उदारवाद, उदारवादी, लिबरलाइजेशनिज्म। ये हम देखेंगे, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, लिबर से जो बना हुआ है, जिसका अर्थ है आज़ाद, मतलब फ्रीडम। हम फ्रीडम पा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को सोच पा रहे हैं, किसी के ऊपर से हमारे ऊपर दबाव नहीं है, हम अपने आप को निखार पा रहे हैं, चीज़ों में स्टैंड ले पा रहे हैं, हम अपनी विचारधारा व्यक्त कर पा रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग मध्यम वर्ग के लोगों और बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित विचारधारा करने के लिए हुआ। मतलब जो बुद्धिजीवी थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा को व्यक्त किया और स्वतंत्र कानून जो था, मतलब स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त होने लगा। उस टाइम पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और हुई थी, फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने के अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया जाता था। उन चीज़ों में बदलाव आया और सबको यह अधिकार प्राप्त हुआ। उदारवादी जो होता है वो तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। नए मध्यम वर्ग के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार देना, ऑल आर इक्वल, ये चीज़ें डिफाइन हुई जो एक उदारवादी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवाद, ये मैंने आपको पहले भी बताया, उदारवाद का अपोजिट है। इसका मतलब होता है एक ऐसा दर्शन जो प्राचीन संचालित परंपरा एवं रीति रिवाजों का समर्थन करे। मतलब जो चली आ रही हैं चीज़ें उसी पर चले, वही परंपराएं फॉलो करे, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसमें कोई चेंजेस ना करे। क्या ऐसा ज़रूरी है या फिर ये होना ही चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं? हम लोग अगर उसी में चलते रहेंगे तो हम नई चीज़ें डेवलप कैसे करेंगे, नई सोच कैसे लाएंगे? तो ये एक रूढ़िवाद प्रथा थी, जो रूढ़ी जो दबती जा रही थी, इसमें तीव्र परिवर्तन एवं विकास के स्थान पे क्रमिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई और आगे बढ़ने की वो थी। मतलब कि धीरे धीरे धीरे, एक ये नहीं कि उद्भव हो रहा है तो सभी मिलकर स्टैंड करें, क्रांति करें, रिवोल्यूशन करें, ये नहीं था। बस जो चीज़ें चल रही इसमें थोड़ा 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 धीरे 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 चीज़ें हों, ये रूढ़िवाद था, जिसके वजह से, ये भावना की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद आया। तीसरा हम देख रहे हैं वियना की संधि, ट्रिटी ऑफ वियना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हुई। इसके प्रमुख बिंदु हैं बुर्बो राजवंश की सत्ता बहाल, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश की सत्ता का बहाल किया गया। ये जो राजवंश होते हैं ना, ये कर लेते हैं, कर नहीं लेंगे तो ये फिर ये कैसे आगे चला पाएंगे? तो इनका ज़्यादा कर वसूलना,
प्रजा से चीज़ों को शासन में लाना, अपना शासन बनाए रखना, सुनना नहीं, चीज़ें डेवलप नहीं कराना, उनकी बातों को महत्व नहीं देना, एक अत्याचार करना, ये चीज़ चली आ रही थी जिसको बहाल किया गया। भविष्य विस्तार रोकने के लिए फ्रांस सीमा की श्रृंखला स्थापना, मतलब श्रृंखला स्थापना, इंपॉर्टेंट वर्ड सुनिए आप। फ्रांस सीमा की श्रृंखला स्थापना, रीजन तो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए जो फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई। प्रसा जो उसका एक स्टेट था, जगह थी, उसको पश्चिमी सीमाओं को महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। मतलब इन सब चीज़ों को एक अलग अलग वे में बांटा गया जिससे चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें। इसकी सीमा निर्धारण की गई, उसकी श्रृंखला बनाई गई कि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट, जर्मन में 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। जो नेपोलियन द्वारा गठित थे जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया, मतलब जो चीज़ें चली आ रही थी उसको ध्यान दिया गया। महासंघ जो होता है ना, उसको छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया गया होता है। एक संघ जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक इकाइयों को भी जोड़ा जाता है। तो वो जो चीज़ें थी वो सही थी, और जर्मन में 39 राज्यों को महासंघ जो था, जो नेपोलियन द्वारा गठित था जर्मन में, उसको उसी तरह बनाया रखा गया। जो नेपोलियन जो था, आप सुने होंगे उसके बारे में कि वो एक बहुत ही बलशाली और बहुत ही ताकतवर महान सम्राट के रूप में आया था। उसका व्यक्तित्व जो था वो पूरे यूरोप के इतिहास में प्रभावित था। उसने अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पे काम किया। उसने बहुत कुछ चीज़ें डेवलप करने की सोची। जो वियना की संधि में 4th पॉइंट था, प्रसा से सैक्सनी एक हिस्सा दिया गया। मतलब जैसे कि आपने देखा कि ऑस्ट्रिया था, प्रसा जो था वो पश्चिमी सीमाएं थी जर्मन की, वो उसको इंडिकेट किया गया, उसको एक हिस्सा दिया गया कि वो चीज़ों को देख सके। वियना सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य 2 थे, राजशाहों को बहाल करना, रूढ़िवाद व्यवस्था स्थापित करना। मतलब जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी में बंधे रहना, राजशाहों को बहाल किया गया क्योंकि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वियना में सम्मेलन अगर हुआ, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भी था, सुनिए, नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था स्थापित करना। जो नेपोलियन द्वारा परास्त थे उनके उस पर 1815 ईस्वी में स्थापित रूढ़िवाद शासन निरंकुश शासन था, लेकिन उदार राष्ट्रवादियों ने वियना सम्मेलन के बाद स्थापित राजशाही रूपों का विरोध किया, विश्वास किया और राष्ट्र राज्य का निर्माण आवश्यक समझा। जो राष्ट्र राज्य थे उनको ज़रूरी समझा कि किया जाए, इसलिए जो ये वियना सम्मेलन था ये किया गया। और इसमें 2 जो पॉइंट थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राजशाहों को बहाल करना, रूढ़िवाद व्यवस्था को स्थापित करना। चलिए 4th पॉइंट में आते हैं, क्रांतिकारियों का युग। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उदारवाद तभी आएगा जब एक राष्ट्रवाद की भावना आएगी और राष्ट्रवाद तभी आएगा जब एक उदारवाद की भावना आएगी। ये दोनों एक दूसरे से तो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जुड़े हुए थे, जैसे इतालवी का जर्मन राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत। ये सारी चीज़ें जब हुई, इनके अनेक क्षेत्र थे जहाँ पे उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति स्टार्ट हुई। जो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था, जुलाई क्रांति ने ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह किया, जिनमें बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया गया। और 1848 ईस्वी में
क्रांति उदारवादियों की क्रांति कही जाने लगी, क्योंकि वो सब मिलकर एक क्रांति का रूप ले लिए। उन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया, एक आज़ाद हो गए और धीरे धीरे नहीं, एक ही बहुत तीव्र गति से जो परिवर्तन होता है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी जो भावना थी क्रांतिकारियों उन्होंने मिलकर निभाई, पर यूरोप के जो राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए संस्कृति ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार का माध्यम से ही नहीं हुआ था, संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? कला, कविता, कहानी और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को व्यक्त किया। प्रेमपूर्ण कलाकारों, कवियों ने तर्क वितर्क, विज्ञान की महिमा की आलोचना की। भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्र के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया। और चीज़ों को अपनी कविता के माध्यम से हो गया, गाने के माध्यम से हो गया, टोली बनाकर एक एक्ट दिखाने के माध्यम से हो गया, चीज़ों को जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया उन चीज़ों के बारे में, उनको वो चीज़ें फील कराई कि ये चीज़ें हो रही हैं, हमें स्टेप लेना चाहिए। तो जो संस्कृति थी उसने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया। जर्मन के जो दार्शनिक थे यूहन गोल्डफील्ड हेडर ने दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति निहित है। सामान्य लोगों के बीच जो जर्मन संस्कृति निहित है वह पोलैंड, जो अब एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। मतलब जो वहाँ पे चीज़ें थी वो अपने आप को संगीत और भाषा, जो उसकी संस्कृति थी ना, ऊपर देखिए थर्ड पॉइंट, जो संस्कृति थी उसकी वजह से ही तो ये सब चीज़ें हुई। तो उसमें जर्मन में संस्कृति निहित थी, भाषा, उसके संगीत में ये सब चीज़ें चली आ रही थी। 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में आर्थिक कठिनाइयों ने, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ने जन विद्रोह की भावना को बढ़ाया, क्योंकि 1830 के ईस्वी के दशक में यूरोप में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, महान आर्थिक कठिनाइयों के बारे में उनको सामना करना पड़ा, जिसमें हुआ क्या कि जो लोग थे, जो यूरोप की जनसंख्या के अधिक वृद्धि देखी गई, मतलब जो जनसंख्या थी उसका वो बढ़ती जा रही थी। जो गांव के लोग थे वो जाके बसने लगे बस्तियों में, शहरों में, और वहाँ पे वो काम ढूंढने लगे और चीज़ें ऐसे ही बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आर्थिक कठिनाइयाँ हुई, भूखमरी आने लगी, बेरोजगारी आने लगी, उनको काम मिलने में दिक्कतें होने लगी। 1848 की क्रांति संविधानवाद व मांग व राष्ट्र राज्य के निर्माण पर आधारित थी, क्योंकि हमें अपना खुद का एक वजूद पाना था, अपने स्टेट को इम्पोर्टेंस दिलानी थी, चीज़ों को बेटर करना था, डेवलप करना था, अपना सब कुछ अपने हाथ में लेना था, कोई हमें रूल करे ये चीज़ें नहीं करवानी थी। जिस वजह से इतना बड़ा स्टेप क्रांतिकारियों ने लिया था, वो जो क्रांति थी 1848 की, वो संविधानवाद की मांग कर रही थी, राष्ट्र राज्य का निर्माण पर आधारित थी। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा भी उठा। उदारवादी आंदोलन के अंदर विवादास्पद था, परंतु महिलाओं ने स्वयं राजनीतिक संगठन बनाए एवं अखबार निकाले। उदारवादी जो आंदोलन थी उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने वर्षों से सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संगठनों का स्थापना की, अखबार निकाले, राजनीतिक सम्मेलनों में भाग लिया। 1848 में भी रूढ़िवादी बल उदारवादी आंदोलन को दबाने में सक्षम थे, लेकिन वे पुराने आदेश को बहाल नहीं कर सके, जिस वजह से उस क्षेत्रों में रूस में गुलामी एवं बंधुए श्रम देने को समाप्त कर दिया गया। वहाँ पे उदारवादी आंदोलन को बढ़ाया गया और चीज़ों को चेंज किया गया। वही जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी पे काम नहीं किया गया, क्योंकि महिलाओं का भी अधिकार होता है। उन्होंने अपनी अधिकारों का मांग खुद किया, अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करनी चाहिए,
वही जो चीज़ें चली आ रही हैं उन पे कोई रूल कर रहा है वो उन्हें नहीं देखेगा। इसीलिए उस टाइम पे नारीवाद का उदय हुआ। जो नारीवाद था वो आंदोलन करके उन्होंने पाया। और इसका नारीवाद वादी आखिर होते कौन है? तो जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के हित का बोध नारीवाद कहलाता है। मतलब जो महिलाओं के अधिकार हैं, उनके हित हैं, उसका ज्ञान उनको हो, वो अपनी चीज़ों के लिए हक से लड़ सकें, ये चीज़ नारीवाद में आता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारक थे। तो आई होप आप सब लोगों को यूरोप का राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या रीज़न था, क्यों ये हुआ और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे, मैंने आपको पॉइंट वाइज ईच एंड एवरीथिंग इससे रिलेटेड डिस्कस किया, समझाया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके अगले पार्ट में हम और चीज़ें देखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें हुई जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सो क्लास, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं पार्ट 3 लेक्चर में।